ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। मित्रों, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया, अभी इस सीरीज का ये आखिरी अंतिम सेशन है आज। पिछले करीब 20-22 दिनों से हम ये सीरीज कर रहे हैं और हमने बहुत से सेशंस, बहुत से विषयों पर सेशंस किए इस सीरीज में। प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे कई लोग ज्वाइन कर रहे थे और सेशंस का लाभ ले रहे थे। जो सेशंस, मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको कि क्या क्या सेशंस हमने किए थे। सबसे पहले हमने अष्टांग योग पर सेशन किया, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्लिप था वो। फिर चक्रा बैलेंसिंग पर 2 हमने सेशंस किए। इसके बाद हैंडलिंग कोविड-19 की इमरजेंसी थ्रू मृत्युंजय मंत्र, ये एक और सेशन था। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट, ये सेशन हुआ। फिर पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट पर कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, इसके ऊपर हमने एक सेशन किया। इसके बाद रिएक्शन टू रेस्पॉन्स, ये एक और सेशन था। फिर इफेक्टिव पेरेंटिंग पर 2 सेशंस हुए, पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पर 2 सेशंस हुए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन, कृष्णा द लास्ट वर्ड इन लीडरशिप, जहां मैंने लेटेस्ट लीडरशिप थियोरीज के साथ श्री कृष्ण की लीडरशिप का कंपैरिजन करके आपको बताया कि कैसे लीडरशिप के इतने वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने दिए हमको। फिर इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सीरीज एक 3 दिन की मेडिटेशन पर हुई, मेडिटेशन फिलॉसफी, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये एक सीरीज हुई। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर गुड हेल्थ, ये हमने किया। फिर एक और बहुत इंटेलेक्चुअली रिच सेशन हुआ, एफर्ट वर्सेस डेस्टिनी, पुरुषार्थ वर्सेस प्रारब्ध, इस पर एक सेशन हुआ। फिर एक सेशन हमने किया रूट्स क्रिएट फ्रूट्स, गायत्री मंत्र द लास्ट अल्टीमेट क्लियरिंग, इसके ऊपर हमने एक सेशन किया। अगला सेशन हुआ क्रिएटिंग हैप्पी रिलेशनशिप्स। फिर एक सेशन हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स। 2 सेशन हमने इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी किए। फिर सक्सेस रेसिपी पर एक सेशन हुआ और कल का एक सेशन गोल सेटिंग पर हुआ। तो ये सारे सेशंस हमने किए। इन सब की रिकॉर्डिंग्स की लिंक ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो 256 वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया है और दूसरा जो ग्रुप हमने आरंभ किया है, जिसकी लिंक भी आपको आज दी गई है इनवाइट में, तो इन सारे ग्रुप्स में सारी लिंक्स मैं डाल दूंगा। ये दोनों ग्रुप्स ऑन रहेंगे और मैंने अजय जी को रिक्वेस्ट भी किया है कि इसको पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग के लिए भी ऑन कर दो। और ऑन क्यों रहेंगे, इसका एक पर्पस है, मैं आपको समझा देता हूं। ये जो विषय हमने पिछले 20-22 दिन में कवर किए, ये जीवन की कई आवश्यकताओं को, कई परिस्थितियों को, कई सिचुएशंस को आपको हैंडल करने की क्षमता, ये बेसिक समझ आपको दे सकेगी। मेरा ये अनुभव है पिछले 25 वर्षों का, जब से मैं ट्रेनिंग के फील्ड में हूं।
कि ये बेसिक जो क्लैरिटी आ जाए मनुष्य के मन में एक बार इन सारे विषयों पर, तब वो निश्चिंत होकर प्रसन्न मन से स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकता है, अपनी रिलेशनशिप को ठीक से हैंडल कर सकता है, अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, अपनी हेल्थ को हैंडल कर सकता है, अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 100% प्रयास कर सकता है। और ये सारे गुण इस बेसिक सारे चैलेंज सबसे बड़ा ये रहेगा कि ये जो दिया गया है आपको, ये तो इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन देना इस पूरी लॉकडाउन की सीरीज का पर्पस नहीं था। इस सीरीज का पर्पस था ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में क्रिएट करना, आपके संबंधों में क्रिएट करना, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना। तो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक की जो यात्रा है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होता है नॉलेज में। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, रिकॉर्डिंग की लिंक मिल गई, आप जब चाहो सुन सकते हो। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, सूचना का ट्रांसफर हो गया, ये पहला स्टेप है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि ये इंफॉर्मेशन जब इस पर आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करोगे, अपनी नित्य प्रति की परिस्थितियों में इसको यूज करोगे, और वहां आपको जो एक्सपीरियंस होगा इस इंफॉर्मेशन को यूज करने का, ये नॉलेज है। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। मैं कितने ही सुंदर तरीके से आपको समझा दूं कि बरसात के मौसम की पहली बरसात में भीगने का क्या जबरदस्त मजा आता है, मैं बहुत अच्छी तरह से फ्लवरी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, पर वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो जब आप बरसात में भीगोगे और अनुभव करोगे कि भीगने का अनुभव क्या होता है, वो नॉलेज है। तो मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लिंक आपको मिल गई, जब चाहो आप सुन सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो अपने लाइफ के लिए। ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो गया। पर इस इंफॉर्मेशन को जब आप अपने जीवन की नित्य प्रति की परिस्थितियों में, सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में इसको यूज करोगे और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगे कि ऐसा करने से क्या होता है, ये नॉलेज है। और नॉलेज भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं क्रिएट करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन तीसरे स्टेप में होगा, जब आप इस ज्ञान को, इस नॉलेज को, इस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर चिंतन करके, मनन करके इसको रिफाइन करोगे, इस नॉलेज को, और इसको विवेक में, विजडम में कन्वर्ट कर दोगे, और उस विजडम के प्रकाश में आप अपना नित्य प्रति का जीवन जीना आरंभ करोगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इसी से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, इसी से आपके रिलेशनशिप्स में बदलाव आएंगे, इसी से हर क्षेत्र में आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। पर इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी यात्रा है। और मेरा अनुभव यह है पिछले 25 वर्षों का, कि इसमें थोड़ा हाथ थामना पड़ता है, इसमें थोड़ा उंगली पकड़नी पड़ती है। सिर्फ स्पीच दे देने से या स्पीच की लिंक दे देने से या भाषण सुन लेने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ये शब्द हैं जो मैंने कह दिए और आपने सुन लिए। इन शब्दों को जब आप अनुभव में ट्रांसलेट करोगे, अपने नित्य प्रति के जीवन में इसका उपयोग करके, तब वो नॉलेज होगा, सूचना का ज्ञान बनेगा, और ज्ञान पर चिंतन मनन करोगे, रिफाइन करोगे, तो विवेक में ट्रांसफॉर्म होगा। और विवेक की रोशनी में, विजडम की रोशनी में जब आप अपना नित्य प्रति का जीवन जियोगे, संबंधों को हैंडल करोगे, परिस्थितियों को हैंडल करोगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये जो है प्रोसेस, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक की जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा हैंड होल्डिंग, थोड़ा हाथ पकड़ना, थोड़ा गाइडेंस देना, ये बहुत आवश्यक है। ये मेरा अनुभव है पिछले 25 वर्षों की ट्रेनिंग का। तो इसलिए ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने स्पीचेस सुनी है मेरी पिछले 20-22 दिनों में। ये उनके लिए भी, यदि आप चाहें तो अपने मित्रों को इन ग्रुप्स में जोड़ सकते हो। यदि आप चाहें तो अपने मित्रों को ये सारी लिंक्स भेज सकते हो, और वो जब इनको अप्लाई करना आरंभ करेंगे अपने जीवन में, या आप भी इनको अपने जीवन में अप्लाई करना आरंभ करोगे, उसमें जो भी आपको समस्याएं आएंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके इश्यूज होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक नई किताब है।
हर व्यक्ति के संबंधों में एक नई बात है, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे होते नहीं है, दो व्यक्तियों के कर्म एक जैसे होते नहीं है, उनके जीवन की परिस्थितियां एक जैसी होती नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग किताब है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग परिस्थितियां हैं। तो उन परिस्थितियों में जब आप इनको यूज करोगे तब उसका अनुभव भी हर व्यक्ति का अलग होगा, और वहां इस इंफॉर्मेशन का नॉलेज में और नॉलेज को विजडम में ट्रांसफॉर्म करने में कहीं कहीं आपको डाउट्स आएंगे, कहीं आप थक जाओगे, कहीं आपको ठीक वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप आशा करते हो। ये सारी बातें होंगी, और इस यात्रा में इसलिए थोड़ा हैंड होल्डिंग आवश्यक है। और इस हैंड होल्डिंग के लिए ये जो दो ग्रुप्स, जो ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक्स के ग्रुप्स बनाए हैं, इसमें मैं रहूंगा। और आप जब भी इसमें कोई प्रश्न करोगे, या आप ग्रुप में भी प्रश्न कर सकते हो, और यदि आपको स्वयं की आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करनी है तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप में प्रश्न कर सकते हो। और जहां तक हो सकेगा मैं विद इन 24 आवर्स, 1 या 2 दिन मैक्सिमम में मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आवश्यकता होगी तो मैं फोन करके आपसे बात करूंगा। हाँ, किस चीज को अप्लाई करने में क्या गलती कर रहे हो, या कहाँ आपकी समझ में कोई इश्यू है, आपने ठीक से किसी बात को समझा नहीं है या उसको ठीक से अप्लाई किया नहीं है, उसको सही ढंग से आपके जीवन की परिस्थिति में अप्लाई करने का क्या तरीका है, ये मैं आपको गाइड करूंगा। और जब तक आवश्यकता होगी तब तक ये ग्रुप ऑन रखेंगे। केवल एक ही पर्पस होगा, इसमें कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज, ये सब कोई कुछ नहीं होगा, कोई फॉरवर्ड्स नहीं आएंगे। केवल एक इस ग्रुप का पर्पस होगा कि हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। उस ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में जहां भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता होगी, न केवल वो लोग जिन्होंने ये स्पीचेस सुनी है, बट वो सब लोग जो आप समझते हो कि इससे बेनिफिट हो सकते हैं, उन सबको भी आप लिंक्स फॉरवर्ड कर सकते हो, उन सबको भी ग्रुप्स में जोड़ सकते हो। आप चाहोगे तो तीसरा ग्रुप क्रिएट करेंगे, चौथा ग्रुप क्रिएट करेंगे, और जहां तक लगेगा वहां तक मैं अपनी गाइडेंस आपको दूंगा। और प्रयास ये रहेगा कि हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ग्रुप क्रिएट किया गया है। तो आपका स्वागत है इसमें। मैं सारे लिंक्स अगले 2-3 दिन में, सारे आज तक की टॉक के सारे लिंक्स इसमें पोस्ट हो जाएंगे ग्रुप में, और उसको आप जब चाहो जब देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। और जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, आप वहां मुझसे इंडिविजुअली भी प्रश्न कर सकते हो या ग्रुप में भी प्रश्न कर सकते हो। अब आज का ये जो सेशन है, ये कस्टमर फोकस का सेशन है। वास्तव में ये सेशन डायरेक्टली पर्सनल लाइफ से या फैमिली लाइफ से या सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि इसके काफी इनपुट्स पर्सनल और सोशल लाइफ में भी इंक्लूड हो सकते हैं, पर मुझे क्यों नहीं लगा, पता नहीं क्यों लगा कि बिजनेस रिलेटेड भी मुझे एक कोई सेशन करना चाहिए। ऐसे बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट के कम से कम 45-50 टॉपिक्स हैं अलग अलग विषय पर। कस्टमर फोकस तो उसमें से एक टॉपिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इफेक्टिव मीटिंग्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, डेलीगेशन है, प्रेजेंटेशन एंड पिचिंग है, चेंज मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 45-50 अलग अलग विषय हैं। पर उन बिजनेस सेशंस की लैंग्वेज इंग्लिश होती है। उस बिजनेस सेशन में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, बिजनेस क्लाइंट्स वो अधिक होते हैं। तो फिर भी मुझे लगा कि एक सेशन मुझे इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ तो अंदाजा हो कि अपने बिजनेस को प्रोफेशनलाइज करने के लिए अपने को क्या स्टेप्स लेने हैं और किस प्रकार का प्रोफेशनलाइजेशन करना है, कैसे अपनी सोच को बदलना है। और दूसरा कारण ये है कि कस्टमर फोकस को हम काफी हद तक, कुछ हद तक अपने परिवार में और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो कस्टमर फोकस आज का विषय है। 2006 से 2016 के बीच में अमेरिका में एक रिसर्च हुई। एक कंसल्टेंसी फर्म ने रिसर्च की है, और उन्होंने रिसर्च क्यों की, इसका थोड़ा संदर्भ हमको समझना आवश्यक है। संदर्भ यह है, आप में से कई लोग शेयर्स में, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, और यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट करने से पहले क्या जांच करते हैं? मैं जहां भी ये प्रश्न करता हूं, उत्तर यही मिलता है कि हम फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स को चेकआउट करते हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और उस इंडस्ट्री में उनकी क्या पोजीशन है, वो कैसे आगे, उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल तरीका यही है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देख भी लो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पास्ट परफॉर्मेंस बताते हैं, एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष जो हुआ वही अगले वर्ष होगा या उससे अगले वर्ष होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपटीशन अलग हो सकता है, इकोनॉमी कंडीशंस अलग हो सकती हैं, मार्केट कंडीशंस अलग हो सकती हैं, इस स्वयं कंपनी में मैनेजमेंट में बदलाव आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। इस विषय को ध्यान में रखकर इस रिसर्च कंपनी ने अमेरिका में 10 साल में एक रिसर्च की, 2006 से 2016 के बीच में। इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया, इस रिसर्च का नाम उन्होंने दिया यूएक्स फंड। यूएक्स $50,000 का एक उन्होंने फंड क्रिएट किया, छोटा सा, 2006 में। और इस $50,000 के फंड को $5-5 हजार उन्होंने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उनके शेयर्स में। अब ये 10 कंपनीज उन्होंने कैसे चुनी? उन्होंने स्टडी की कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं यूएस में, उनमें से टॉप यूजर एक्सपीरियंस किन कंपनीज का है, किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यूजर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिलता है। तो ऐसी टॉप 10 यूजर एक्सपीरियंस वाली कंपनीज को उन्होंने चुना। उसमें एप्पल भी था, उसमें गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बहुत सी कंपनीज थी, 10 कंपनीज थी, उसमें एक ब्लैकबेरी भी थी। तो 10 कंपनीज उन्होंने चुनी ऑन द पैरामीटर ऑफ बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, और उन 10 कंपनीज में $5-5 हजार उन्होंने इन्वेस्ट किए, और 10 साल के बाद 7 गुना ये फंड ग्रो हो गया। एक कंपनी में लॉस होने के बाद भी, ब्लैकबेरी में लॉस हो गया फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट टच फोन्स में अपने आप को बदला नहीं, वो अपना पुराना फोन जो स्मार्टफोन का पहला वर्जन था उसी में वो फंसे रहे, तो उस कारण से वो कंपनी बंद हो गई। पर बाकी 9, उस कंपनी में लॉस हो गया, बाकी 9 कंपनीज में इस एक कंपनी के लॉस को ओवरकम करने के बाद भी 7 गुना टोटल फंड उनका ग्रो हो गया, 7 टाइम्स। और इस रिसर्च का निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो हमको देखना चाहिए किसी भी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, कि इस कंपनी के सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। वो यूएक्स फंड, यूजर एक्सपीरियंस फंड, यही उसका फुल फॉर्म था। अब जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का यूजर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो कंपनी मोस्ट प्रोबेबली, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ग्रो ही करेगी। कोई बहुत ही बड़ा चेंज आ जाए मार्केट में, इकोनॉमी में, और ये कंपनी उसको साथ में उसके चेंज के साथ चल नहीं सकी, कदम से कदम मिला के, तो वो अलग बात है, जैसे ब्लैकबेरी के केस में हुआ। पर चांसेस बहुत अधिक हैं कि यदि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का, तो फिर डेफिनेटली आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्रोथ का, ये इस रिसर्च में उन्होंने पाया। अब उन्होंने कंपनीज पर रिसर्च की, 100 कंपनीज चुनी, और उन 100 कंपनीज से क्वेश्चन किया कि आपकी राय में आपके प्रोडक्ट्स का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, कि कितना आप स्कोर करोगे आपके कस्टमर्स का यूजर एक्सपीरियंस, आपकी सर्विसेज का या प्रोडक्ट्स का कैसा है, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 क्या रेटिंग दोगे आप। और 80% कंपनीज ने यह कहा कि हमारे प्रोडक्ट्स का यूजर एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है। 80% कंपनीज ने यह कहा कि हमारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूजर एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल है। उन्होंने यही रिसर्च 1000 कस्टमर्स के साथ में की। उन 100 कंपनीज के 10-10 कस्टमर, ऐसे करके उन्होंने 1000 कस्टमर लिए।
और 1000 कस्टमर्स पर यही रिसर्च की कि आप जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इसमें आपकी राय में यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उस कंपनी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि केवल 8% कस्टमर सेड कि वी वर हैप्पी विद द एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। 80% कंपनियां ये मानती थी, ये समझती थी कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूजर एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल है, और कंपनीज केवल कस्टमर्स केवल 8% उस बात को एक्सेप्ट करते थे। 92% कस्टमर्स ने कहा कि हम प्रसन्न नहीं हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से। अब कल्पना करिए कि कितना भेद है, हम क्या समझते हैं कि हम क्या हैं और हमारा कस्टमर क्या समझता है कि हम क्या हैं। इतना डिफरेंस है। इसलिए कस्टमर फोकस बहुत महत्वपूर्ण विषय है हर बिजनेसमैन को, हर कंपनी को, हर ट्रेडर को, हर परिवार को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सैम वॉल्टन है वॉलमार्ट के सीएमडी, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वो कहते हैं देयर इज ओनली वन बॉस एंड दैट बॉस इज कस्टमर। क्यों? बिकॉज दैट बॉस कैन फायर एवरीबडी फ्रॉम एमडी टू द वॉचमैन, सबको निकाल सकता है वो। ही कैन फायर एवरीबडी। हाउ? सिंपली बाय choosing to spend his money somewhere else. वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूज नहीं करेगा तो उसने कंपनी के एमडी को भी फायर कर दिया और वॉचमैन को भी फायर कर दिया, सबको फायर कर दिया है, सिंपली बाय मेकिंग ए चॉइस टू स्पेंड हिज मनी समवेयर एल्स। एक ही बॉस है एंड दैट बॉस इज कस्टमर। इसलिए हमको हमारे बिजनेसेस को, अपनी कंपनीज को कस्टमर सेंट्रिक बना के डिजाइन करना चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, नॉर्मली हमारा प्रोग्राम इसका एक दिन का होता है कंपनीज में, पर मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, जो आवश्यक बातें आपकी कुछ अवेयरनेस बढ़ जाए इस दिशा में, ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। कंपनी सेंट्रिक, कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हमारा बने, हमारी कंपनी की डिजाइनिंग, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम्स सारे कस्टमर सेंट्रिक बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कस्टमर अकेला ही बॉस है। तो इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक्सरसाइज कहते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज आपको करने हैं। पहला एक्सरसाइज ये है कि पिछले 5 वर्षों में हर वर्ष आपकी कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स कौन थे, इसकी लिस्ट आपको बनानी है। 5 वर्ष पहले आपकी कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स कौन थे, 4 वर्ष पहले आपकी कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स कौन थे, 3 वर्ष पहले आपकी कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स कौन थे, 2 वर्ष पहले और 1 वर्ष पहले भी आपकी कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स कौन थे। और यदि ये कस्टमर्स बदल रहे हैं और उनके बदलने के पीछे यदि कोई जस्टिफाइबल कारण नहीं है तो ये चिंता का विषय है। अगर पिछले 5 वर्षों में आपके टॉप 10 कस्टमर्स की लिस्ट हर साल कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के पीछे यदि कोई जस्टिफाइबल रीजन, कोई जस्टिफाइबल कारण नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहला ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक्सरसाइज है। आपको कारण समझने पड़ेंगे कि यदि इस साल जो टॉप 10 में है कस्टमर वो अगले साल नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है, और उसके 1 साल बाद फिर नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है। ये बदलाव अगर हो रहा है, इसका कोई जस्टिफाइबल रीजन है, मान लो किसी प्रोजेक्ट को आपने सप्लाई की इसलिए वो आपके टॉप 10 कस्टमर्स में आ गया, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया इसलिए वो निकल गया, तो अलग बात है। तो जस्टिफाइबल कारण यदि हो तो अलग बात है, पर जस्टिफाइबल कारण नहीं हो और आपके टॉप 10 कस्टमर्स में बदलाव हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। आपको इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड एक्सरसाइज मोमेंट ऑफ ट्रूथ का ये है कि आपको अपने
कस्टमर्स के सारे टच पॉइंट्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब टच पॉइंट किसको कहेंगे? जहां भी आपका कोई भी कस्टमर आपके कंपनी के किसी भी विभाग से या किसी भी अंग से टच में आता है, वो टच पॉइंट है। मान लो आपने किसी को एक कोटेशन भेजा तो आप उसको टच कर रहे हो, किसी ने कस्टमर ने आपको इंक्वायरी भेजी तो आप उसको टच कर रहे हो, आपके दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो आपको टच कर रहा है, कोई आपको ईमेल भेज रहा है, कोई आपको टेलीफोन कर रहा है तो वो आपको टच कर रहा है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया उसके रिस्पॉन्स में कुछ कॉल्स आ रहे हैं तो वो कस्टमर आपको टच कर रहा है, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया तो वो आपको टच कर रहा है, आपने उसको कोटेशन दिया वो आपको टच कर रहा है, वो आपकी कोटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो आपको टच कर रहा है, फिर वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है आपके पास तो वो आपको टच कर रहा है, फिर आपने सप्लाई की तो वो आपको टच कर रहा है, फिर उसके पास आपका आदमी पेमेंट के लिए गया वो आपको टच कर रहा है, और फिर फाइनली जिस दिन पेमेंट आ गया उसके बाद सारे क्रेडिट नोट डेबिट नोट सब कुछ एडजस्ट हो गया, सब कुछ होने के बाद ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया, तो ये सारे टच पॉइंट्स उस कस्टमर के साथ आपके हैं। तो आपको टिपिकल कस्टमर के साथ आपके टच पॉइंट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, चौथा टच पॉइंट, पांचवा टच पॉइंट, ये 10, 12, 15 टच पॉइंट्स हैं। ये 12, 15 तरीके से हमारे कस्टमर हमारी कंपनी को, किसी भी अंग को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एम्प्लॉय को टच करते हैं। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है इस टच पॉइंट पर। फर्स्ट टच पॉइंट यदि कोटेशन इंक्वायरी आ गई कस्टमर की, ये टच पॉइंट है, तो इंक्वायरी कौन सा कस्टमर रिसीव करता है और कौन सा डिपार्टमेंट आपका उसको रिस्पॉन्ड करता है। हर टच पॉइंट पर आपके कंपनी का कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा व्यक्ति उस कस्टमर के टच में आता है, ये आपको सारे टच पॉइंट्स के सामने सेकेंड कॉलम में लिखना है। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कि आज आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 ईच टच पॉइंट पर कितना एक्सपीरियंस है। कोटेशन भेजा, उसको रिस्पॉन्स जो मिला, ये जो टच पॉइंट है, कस्टमर का एक्सपीरियंस ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 क्या है, क्या रेटिंग दोगे आप? कस्टमर से पूछ लो चाहे तो। आपने कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसको थैंक यू नोट लिखा, क्या एक्सपीरियंस है उसका? आपने सप्लाई की, उसने रिसीव किया, उसका क्या एक्सपीरियंस है? आफ्टर सेल सर्विस का क्या एक्सपीरियंस? हर टच पॉइंट पर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 आपके कस्टमर आपको क्या रेटिंग देते हैं, ये ईमानदारी से रेटिंग आपको लिखनी है थर्ड कॉलम में। और चौथी कॉलम में आपको लिखना है कि आपकी क्या रेटिंग होनी चाहिए ईच टच पॉइंट की, आपका टारगेट क्या है हर टच पॉइंट का। तो तीसरे और चौथे कॉलम के बीच में जो भेद है, ये आपको ब्रिज करना है। और इसके लिए पांचवें कॉलम में आपको लिखना है एक्शन टू टेक। इसके लिए ये भेद, ये गैप को ब्रिज करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे एक छोटा सा एक्शन भी कस्टमर डिलाइट क्रिएट कर सकता है। मुझे याद है हमारी कंपनी में कोई 8-10 साल पहले, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जनरली समर में बहुत ज्यादा बिकते हैं, और समर में वो उनकी आफ्टर सेल सर्विस की इश्यूज भी ज्यादा आती है। तो समर में कस्टमर फ्लो हमारे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि सर्विस स्टेशन हमारे ऑफिस के पिछले हिस्से में है। तो मैंने देखा एक दिन कि कस्टमर आता है धूप में परेशान, पसीने पसीने से लथपथ, और फिर वो अपना प्रोडक्ट देता है और वहाँ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वेट करता है, उसका प्रोडक्ट ठीक होता है, चेक करके उसको वापस दिया जाता है। कई बार वो अगले दिन वापस आता है लेने के लिए, यदि तब का तब वो जब का जब ठीक नहीं हो सके तो मैंने सिर्फ अपनी रिसेप्शनिस्ट को इतना कहा कि मार्च अप्रैल में, इन 3 महीनों में आपको नींबू का शरबत बनाकर मटके में रेडी रखना है, और जैसे ही कोई विजिटर आए, भले वो पोस्टमैन आए आपको लेटर डिलीवर करने के लिए, कोरियर वाला आए, या कोई कस्टमर आए, या कोई सप्लायर आए, कोई भी विजिटर ऑफिस में आए, तो बिना उससे पूछे उसको 1 गिलास ठंडा नींबू का शरबत देना है पीने के लिए।
आप कल्पना नहीं करोगे, उन 3 महीनों में मुझे कम से कम 20 मैसेजेस आए अलग अलग लोगों के कि ये जो आपने किया ऑफिस में चेंज, ये बहुत ब्रिलियंट चेंज है। आई एम डिलाइटेड विद दिस। कस्टमर डिलाइट बहुत गौर से देखने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या एक्शंस लेने हैं हर टच पॉइंट पर। मैंने एक टच पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया, हर टच पॉइंट पर यदि आप अपने आप को कस्टमर के शूज में रखो और देखो कि उसको क्या आपको करना चाहिए कस्टमर डिलाइट क्रिएट करने के लिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए हर टच पॉइंट को इंप्रूव करने के लिए। ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ के 2 एक्सरसाइजेस हैं जो आपको निश्चित रूप से करने चाहिए कि टॉप 10 कस्टमर्स में पिछले 5 साल में क्या चेंजेस हुए हैं, और एवरी टच पॉइंट पर जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस कितना है ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, और कितना होना चाहिए इन ए स्केल ऑफ 1 to 10, और उसके लिए आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। ये 2 मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप यदि देखोगे कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, तो कस्टमर छोड़ के जो जाता है उसका कारण क्या होता है? आप समझोगे नॉर्मल, यदि आप किसी भी कंपनी से पूछोगे कस्टमर छोड़ के जा रहा है उसका कारण क्या है, कंपनी के साइड से वो कारण ये बताएंगे हमारी प्राइस ऊंची है, या कॉम्पिटिटर ने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया। नॉर्मली, या हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम थी। नॉर्मली ये विषय आपको दिखेगा और कंपनी ये कहेंगे कि ये कारण थे जिसकी वजह से हमने कस्टमर लूज किया, पर ये कारण होते नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, कस्टमर्स की सर्वे ये बताती है कि केवल 9% कस्टमर्स प्राइस की वजह से छोड़कर जाते हैं आपको। केवल 14% कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से डिससैटिस्फाइड होते हैं। ये कई कंपनीज के कस्टमर्स की रिसर्च का कोलेटेड डेटा है। 9% कस्टमर आपको छोड़कर जाते हैं फॉर रीजंस ऑफ प्राइस। ओनली 14% आर डिससैटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट और सर्विस। 68% कस्टमर्स छोड़कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट फील दैट दे आर वैल्यूड, दैट दे आर रिस्पेक्टेड, कि हमको इस कंपनी में इज्जत मिलती है या हमारी वैल्यू है। उनको वैल्यू दिखाई नहीं देती कंपनी में, ट्रीटमेंट में कंपनी के, इसलिए वो छोड़कर जाते हैं। 19% कस्टमर्स बाकी मिसलेनियस रीजंस है, कोई मर गया कस्टमर या कॉम्पिटिटर ने कुछ अपनी हाईजैक कर लिया आपके कस्टमर को, ये 19% रीजंस है। 68% रीजंस के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़ने का कारण है केवल और केवल कि हमको वैल्यू नहीं दिखती है इस कंपनी में, वी आर नॉट रिस्पेक्टेड, वी आर नॉट वैल्यूड। तो कितना बड़ा विषय है ये किसी भी कंपनी के लिए चिंता का। और होता क्या, ये जो कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं, आप ध्यान रखिए, बहुत सेकंड डेटा और इंटरेस्टिंग है, केवल 4% कस्टमर आपको कंप्लेन करते हैं। यदि 100 कस्टमर छोड़ के गए आपके पास से, तो केवल 4 कस्टमर ही आपको कंप्लेन करते हैं। 96% कस्टमर बस चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो आपको कंप्लेन भी नहीं करते। केवल 4% आपको कंप्लेन करते हैं, 96% पलट के भी नहीं आपको कंप्लेन करते हैं। अच्छा, अब जो 100 कस्टमर चले गए आपके पास से, इसमें से कितना भी प्रयास आप कर लो, केवल 5% कस्टमर वापस आते हैं। केवल 5% कस्टमर वापस आते हैं, वो भी यदि आपने बहुत प्रयास किया तो। 95% कस्टमर्स आपके पास वापस ही नहीं आते। तो आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि कितना बड़ा डैमेज आप करते हो यदि अपने पास जो कस्टमर्स हैं आपके, उनको रिटेन करने में आप अपनी एनर्जी नहीं लगाते। क्योंकि पुराने कस्टमर को रिटेन करना, इसके मुकाबले नया कस्टमर ढूंढ के लाना, ये 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। नया कस्टमर ढूंढना 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। पुराने कस्टमर को रिटेन करना 20% एक्सपेंस है खाली उसमें। तो कितना बड़ा नेग्लेक्ट है, कितना बड़ा वेस्ट है। आप
बहुत प्रयास करके बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो, कस्टमर्स एस्टेब्लिश करते हो, और यदि आपके कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे नहीं है, यदि आपके कंपनी के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि वो कस्टमर को सही एक्सपीरियंस दें, यूजर एक्सपीरियंस, कस्टमर डिलाइट का प्रयास करें, यदि ऐसा नहीं करते हैं, आपके कंपनी का सिस्टम ऐसा नहीं है या डिजाइनिंग ऐसी नहीं है आपकी कंपनी की, तो जो कस्टमर्स आपके पास से छूटते जाते हैं वो पलट के लौट के आते नहीं है आपके पास, और आप फिर उससे 5 गुना पैसा खर्च करते हो नया कस्टमर ढूंढने के लिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कंपनी की डिजाइनिंग, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करें कि जिसमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो रिटेन करें हम, और फिर नए कस्टमर्स उसमें ऐड करें। दैट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना हमारे लिए। एक छोटे एक्सरसाइजेस और हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि आपको कस्टमर फोकस्ड कंपनी डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास टिके रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, यदि ये अवॉइड करना है आपको लूजिंग कस्टमर्स, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको एक कस्टमर के मन में ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, आपकी कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट्स के प्रति, आपकी सर्विसेज के प्रति। ट्रस्ट यदि क्रिएट होता है कस्टमर का आपके कंपनी पर, प्रोडक्ट पर या सर्विसेज पर, तो वो छोड़कर नहीं जाएगा। ट्रस्ट क्रिएट करना, ट्रस्टवर्दी बनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कस्टमर रिटेंशन में। और ट्रस्ट की इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेसमैन के लिए। ट्रस्ट की इक्वेशन क्या है? ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, प्लस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद होना। आप, विश्वसनीयता मतलब, क्रेडिबिलिटी मतलब आप जो कह रहे हो वो सच है, इसका विश्वास आना। और रिलायबिलिटी मतलब आप जो प्रॉमिसेस कर रहे हो वो सब करोगे, इसका भरोसा आना, इसका विश्वास आना। तो क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी, कि आपका कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना आइडेंटिफाई करता है, आपके स्टाफ के साथ कितना इंटीमेट है, पर्सनल 1-to-1 इक्वेशन कितनी है। ये तीनों ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में, क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी, डिवाइडेड बाय नीचे एक ही चीज आएगी, सेल्फ ओरिएंटेशन। सेल्फ ओरिएंटेशन का क्या अर्थ है? कस्टमर को ये नहीं लगे कि आप जो कह रहे हो या जो कर रहे हो उसमें आपका फायदा अधिक है, आप स्वयं के फायदे के लिए कर रहे हो, स्वयं के लाभ के लिए कर रहे हो। यदि ये आ जाए एक बात कस्टमर के मन में कि आपका सेल्फ ओरिएंटेशन है, वो जितना बढ़ेगा नीचे का डिनोमिनेटर, उतना आपकी विश्वसनीयता, आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा। जितना क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जितनी रिलायबिलिटी बढ़ेगी और जितनी इंटीमेसी बढ़ेगी, उतना आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कस्टमर के माइंड में। और जितना सेल्फ ओरिएंटेशन कस्टमर समझता है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका लाभ है अधिक, आप अपने लाभ के लिए कर रहे हो, तो आपकी ट्रस्ट घटेगी। अब आपका नेचुरल प्रश्न ये होगा कि हर बिजनेसमैन लाभ के लिए ही तो करता है, तो मैं तो लाभ के लिए कर ही रहा हूं, अब उसको लगे तो मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बिजनेसमैन लाभ के लिए करता है, पर क्या आपका लाभ कस्टमर के हानि की वजह से है, या आप कस्टमर को लाभ पहुंचाकर अपना लाभ कमा रहे हो? आर यू विनिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर कस्टमर लूजिंग, और इज इट अ विन-विन सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर कस्टमर? तो जितना विन विन सिचुएशन होगा, जितना उसको लगेगा कि आपका लाभ रीजनेबल है पर आप उसके लाभ की चिंता अधिक कर रहे हो, उतनी आपकी ट्रस्ट कस्टमर के माइंड में बढ़ेगी।
आप देख लीजिए, ऐसे कई एनजीओज हैं जो सोशल सर्विस कर रहे हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट रूप से सोशल सर्विस कर रहे हैं। जहां पे ट्रस्ट होता है डोनर के मन में कि ये एनजीओ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली सोशल सर्विस कर रहा है, वो विश्वास जितना अधिक होता है ट्रस्ट डोनर के मन में, उतना अधिक डोनेशन उस एनजीओ को मिलता है। मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं। नरेंद्र मोदी पर विश्वास क्यों आता है वोटर को? विश्वास केवल इसलिए आता है क्योंकि वोटर ये देखता है कि इसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इसका कोई परिवार नहीं है, इसके कोई भाई भतीजे नहीं है, इसके कोई रिलेटिव नहीं है जिनके लिए इसको कुछ करना है। सेल्फ ओरिएंटेशन जीरो है और इसलिए ट्रस्ट अधिक है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आप किसी भी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में आने से पहले का उसका नेटवर्थ और आज का नेटवर्थ, अगर इसमें भेद है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और यदि आप नरेंद्र मोदी को देखोगे तो पहले का नेटवर्थ और आज का नेटवर्थ, इसमें कोई फर्क नहीं है और फर्क होने का कोई कारण भी नहीं है। इसीलिए सेल्फ ओरिएंटेशन जीरो है और इसीलिए ट्रस्ट अधिकतम है। तो कस्टमर रिटेंशन में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज और अपनी कंपनी के प्रति ट्रस्ट क्रिएट करो और ट्रस्ट को अधिक से अधिक बढ़ाओ। उसको अधिक से अधिक बढ़ाने का तरीका है क्रेडिबिलिटी बढ़े, रिलायबिलिटी बढ़े, इंटीमेसी बढ़े और सेल्फ ओरिएंटेशन घटे। कस्टमर के मन में आपके कंपनी के प्रति ऐसी इमेज बने और जितनी अधिक ये इमेज बढ़ेगी उतना ट्रस्ट अधिक कस्टमर का बढ़ेगा और जितना अधिक ट्रस्ट बढ़ेगा कस्टमर का अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंपनी में, उतना वो रिटेन करेगा आपके कंपनी के साथ रिलेशनशिप और जितना रिटेंशन होगा पुराने कस्टमर्स का, उतना अधिक ग्रोथ आपकी आसानी से होगी क्योंकि हर नया आया हुआ कस्टमर ग्रोथ देगा आपको। पुराने यदि आपने रिटेन कर लिए तो हर नया आया हुआ कस्टमर आपको ग्रोथ देगा। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बिंदु है समझने का इसमें आपको। और एक अंतिम बिंदु एक और मैं समझाना चाहता हूं। ये बड़े मैनेजमेंट रिसर्च के बाद एक एक्सपर्ट ने ये बात कही है कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को सही होना चाहिए। अब वैल्यू प्रोपोजिशन का क्या अर्थ है? देखिए, आपके पास एक प्रोडक्ट है या एक सर्विस है और कस्टमर की एक नीड है, कस्टमर की एक प्रॉब्लम है। आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस है, कस्टमर के पास एक नीड है इस प्रोडक्ट की। अब कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर जो जॉब करना चाहता है आपकी प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ, ये जॉब करते समय उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसको तकलीफ सबसे ज्यादा कहां होती है? ये जॉब करते समय तकलीफ उसको सबसे ज्यादा कहां होती है? पेन पॉइंट्स क्या है उसके और उसके गेन पॉइंट्स क्या है कि उसको ये करने से लाभ सबसे अधिक कहां होता है? कस्टमर के पेन पॉइंट्स और कस्टमर के गेन पॉइंट्स उसकी जॉब में, जब वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूज करता है तो उसके पेन पॉइंट्स और गेन पॉइंट्स क्या हैं, ये एनालाइज करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आपके प्रोडक्ट या जो सर्विस की जो ऑफरिंग है कस्टमर को, उसमें आपको अधिक से अधिक पेन रिड्यूसर्स और गेन एनहांसर्स आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स में डालने चाहिए। तब आपका प्रोडक्ट या आपका फीचर, आपके सर्विस का फीचर उसके लिए अधिकतम यूजफुल होगा, अधिकतम वैल्यूएबल होगा। आपने ठीक से कस्टमर के जॉब में उसके पेन पॉइंट्स और गेन पॉइंट्स ये दोनों समझ लिए और अपने प्रोडक्ट या सर्विस में पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन रिड्यूसर्स आपने डाल दिए, फीचर्स ऐसे डाल दिए, सर्विस में ऐसी आपने बातें कर दी जिससे उसका पेन कम हो जाए।
और उसका गेन एनहेंस हो जाए, उसको जो फायदा हो रहा है वो एनहेंस हो जाए और जो दुख हो रहा है वो कम हो जाए। आपके प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसे फीचर्स यदि आप डाल दो जो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को मिनिमाइज करें और गेन पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करें, तब आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए अधिकतम वैल्यू प्रोपोजिशन है। उसको अधिकतम वैल्यू आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से मिल रही है। और जब आपके प्रोडक्ट से उसको अधिकतम वैल्यू मिलने लगेगी, तब वो आपका लॉयल कस्टमर होगा, तब वो आपको आसानी से छोड़ेगा नहीं। और आपका निरंतर प्रयास ये होना चाहिए कि आप लगातार अपने हर कस्टमर से ये ऑब्जर्व करो उसमें कि ये आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते समय उसको कौन सी चीज से अधिक तकलीफ हो रही है, कौन सी चीज से अधिक लाभ हो रहा है। इसको कॉन्स्टेंटली हमको स्टडी करते रहना चाहिए और हमारा प्रयास निरंतर ये होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में उसके तकलीफों का कितना रिडक्शन कर सकते हैं और उसको जो लाभ हो रहा है उसको कितना एनहांस कर सकते हैं। तो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर के लिए अधिकतम होगा। ये यदि आप कर दें तो आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर की नीड के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच कर दिया है और वैल्यू प्रोपोजिशन एनहांस कर दिया अपने कस्टमर के लिए। ये 4 बातें यदि आप कर लो, पहले तो फिर से समराइज कर देता हूं, पहले तो आपके पिछले 5 वर्षों में टॉप 10 कस्टमर्स की लिस्ट देख लो। अगर उसमें चेंजेस हैं और उसका जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो ये चिंता का विषय है, आपको समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए ये टॉप 10 कस्टमर्स मेरे क्यों चेंज हो रहे हैं हर साल। दूसरा, टच पॉइंट्स आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ, कंपनी के साथ आपके कस्टमर्स के टच पॉइंट्स कितने हैं, वो सारे टच पॉइंट्स लिस्ट आउट करके हर टच पॉइंट में कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है या कौन सा व्यक्ति आपकी कंपनी का इन्वॉल्व है। आज की डेट में कस्टमर से आप सर्वे करके ये पता करो कि इस टच पॉइंट पर वो आपकी कंपनी के एक्सपीरियंस को क्या रेटिंग देता है 1 to 10 की स्केल पर। सारे टच पॉइंट पर कस्टमर्स की रेटिंग क्या है और आपकी दृष्टि में क्या रेटिंग होनी चाहिए, ये नेक्स्ट कॉलम होगी। और ये जो भेद है, जो कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस आज की डेट में रेटिंग है और आप जो प्लान करते हो कि इतनी रेटिंग मेरी होनी चाहिए इस टच पॉइंट पर, इसका जो भेद है, गैप है, इसको फिलअप करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेना है, ये दूसरा टच पॉइंट है। तीसरा टच पॉइंट, ट्रस्ट की इक्वेशन को ठीक से समझो। ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी डिवाइडेड बाय सेल्फ ओरिएंटेशन। जितना अधिक ट्रस्ट आप अपने कस्टमर के माइंड में क्रिएट करोगे, उतना अधिक उसको आप रिटेन करोगे कंपनी में। और कस्टमर को रिटेन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नया कस्टमर ढूंढना पुराने कस्टमर को रिटेन करने के मुकाबले 5 गुना अधिक एक्सपेंसिव है। और फाइनली आपको वैल्यू प्रोपोजिशन मैक्सिमाइज करना चाहिए आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कस्टमर के यूज के हिसाब से। पेन मिनिमाइजर्स और गेन मैक्सिमाइजर्स, ऐसे फीचर्स आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में ऐड करने चाहिए जिनसे कस्टमर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को अधिकतम वैल्यू दे, वैल्यू प्रोपोजिशन आपका मैक्सिमाइज हो। ये सारी बातें आप कर लोगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी बहुत सी और बातें हैं, पर बेसिक के 4-5 मुद्दे हैं जिनसे आप अपने कंपनी को थोड़ा कस्टमर फोकस और कंपनी का और कंपनी के हर एम्प्लॉय का बढ़ाकर आप अपनी कंपनी को थोड़ा इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हो कि कस्टमर फोकस आपकी कंपनी का बढ़े, कस्टमर आपकी कंपनी की डिजाइनिंग कस्टमर फोकस को ध्यान में रखकर हो, जिससे आपके कंपनी की ग्रोथ निर्बाध रूप से चलती रहे। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इशू है ग्रोथ में। यदि कस्टमर एक्सपीरियंस सही है तो आपकी कंपनी की ग्रोथ निश्चित है। तो थैंक यू वेरी मच। वी कम टू द एंड ऑफ आवर सीरीज ऑफ टॉक्स। फिर एक बार आपको समराइज कर देता हूं मैं कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक्स के ग्रुप्स ऑन हैं और आप सारे लिंक्स में वहां पर पूरे 20-22 टॉक्स के लिंक्स अगले 2-3 दिन में सब पोस्ट हो जाएंगे उस ग्रुप में। आपको उसको बार बार सुनना है। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, उसको अपने लाइफ की सिचुएशंस में
अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा ये नॉलेज हो गया, और नॉलेज को उस पर चिंतन और मनन करके उसको विजडम में, सोचना से ज्ञान, ज्ञान से विवेक, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर लोगे और विजडम की रोशनी में आप अपने जीवन को नित्य प्रति जीने लगोगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की ये यात्रा आपको पूरी करनी है। उंगली पकड़ने के लिए, हाथ थामने के लिए, गाइड करने के लिए मैं रहूंगा दोनों ग्रुप्स में, और आप चाहे जिसको ये ट्रांसफर कर सकते हो लिंक्स, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आपको लगे कि जीवन में इस ज्ञान की, इस गाइडेंस की आवश्यकता है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, और उनको आप चाहो तो ग्रुप में ऐड भी करवा सकते हो। ग्रुप आज से अजय खोल देंगे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, और ग्रुप को केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के लिए ही यूज किया जाएगा। बस इतना डिसिप्लिन आपको मन में रखना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।